लेना है वो आपको इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी न्यूज दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, एट ट्रम्प्स प्रेसिडेंशियल प्रेयर सर्विस व्हाई द बिशप अपील्ड फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन और इमिग्रेंट्स। ठीक। दूसरा, बीबीसी इसको कवर करते हुए लिखता है कि ट्रम्प हैज वॉट टू एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप, कैन ही डू इट। यानी कि एक जगह जब ट्रम्प अपने पद की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को जो कि वहां के अमेरिका के निवासी नहीं हैं, जो कि इमिग्रेंट्स हैं यानी कि जो बाहरी हैं, उन्हें हम अमेरिका से निकाल देंगे। और दूसरा, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को लेकर उन्होंने अपनी बातें की थी। इसके बाद जो सिटीजनशिप यानी कि जो नागरिकता वहां जन्म के आधार पर अमेरिका में मिलता है, उसको भी लेकर उन्होंने समाप्त करने की घोषणा की। प्रश्न यही है कि जब ट्रंप खुद ही अमेरिका के मूल निवासी नहीं हैं, यानी कि ट्रंप के पूर्वज जब खुद ही जर्मन थे, तो वह किस बाहरी को निकालने की बात कर रहे हैं। और अमेरिका से अगर बाहरियों को निकाल दे तो अमेरिका की जो कुल जनसंख्या है उसकी मात्र 3% के आसपास जनसंख्या जो है वह अमेरिका में बचेगी, यानी कि अप्रवासियों की 97% पॉपुलेशन जो है वो अमेरिका के लिए या अमेरिका में आपको देखने को मिलती है। तो प्रश्न यही है कि ट्रंप किसको निकालने की बात कर रहे हैं, क्यों निकालने की बात कर रहे हैं और इससे ट्रंप को क्या मिलने वाला है, इसी पर हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। फटाफट एक बार कमेंट भी करते चलिएगा कि आवाज एकदम, वॉइस जो है एकदम क्लियर आ रही है। तो चलिए इसी पर डिस्कस करें। लेकिन एक बात और भी मैंने कहा, क्या कहा कि जब ट्रंप अपने पद पर 20 जनवरी को जब ट्रंप जो है वो शपथ ले रहे थे तो वाशिंगटन डीसी का जो सेंट जॉन चर्च है, और सेंट जॉन चर्च में दुनिया के सबसे, अगर मैं बात करूं तो ताकतवर शख्स जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने परिवार के साथ प्रार्थना के लिए बैठे थे। और चर्च की बिशप है जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं, और इन बिशप ने जो है वो ट्रंप से जो है वह एक रिक्वेस्ट किया। ट्रंप की आंखों में झांक कर इन्होंने अपनी बातों को कहा। क्या बात को कहा, आइए पहले देख लेते हैं इनका स्टेटमेंट क्या है। तो बिशप मैरियन बुडे, ये इनका नाम है, और इन्होंने जो स्टेटमेंट कहा 15 मिनट तक इन्होंने स्टेटमेंट कहा। पहले आइए हम स्टेटमेंट को हाईलाइट कर लेते हैं और फिर इसको समझने का काम करते हैं। इस टॉपिक को समझने में ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। In her 15-minute sermon, Bude said, let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic Republic and independent family, some who fear for their lives. About immigrants, she said, the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plant, who wash the dishes after we eat in restaurant and work night shift in hospital. They may not be citizen or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are a good neighbors. ठीक। तो कुल मिलाकर इन्होंने दो चीजों पर बात की। किसके किसके ऊपर बात की? इन्होंने कहा कि देखिए, हम ईश्वर के नाम पर मैं आपसे दया मांगती हूं, क्योंकि हमारा जो देश है, इस देश में रहने वाले जो बहुत बड़ी संख्या में जो आबादी है वह डर चुकी है, और ईश्वर हमें सिखाता है कि हमें अजनबियों के प्रति दयालु होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम इस देश में हम भी अजनबी थे। और ये बात तब आई जब अमेरिका में ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति की जब शपथ ले रहे थे, इसी समय ये बात जो है वो उठकर आई, है ना। इसी समय ये बात जो है वो चर्चा में आई। ठीक। तो ट्रंप से इसके लिए जो है वो गुजारिश की गई। अगर हम ट्रंप अमेरिका की कुल आबादी की बात करें तो बड़े मजे की बात है कि हमारे यहाँ कुंभ का मेला चल रहा है, महाकुंभ, और हमारे यहाँ योगी जी जो है वो कह रहे हैं कि देखिए, महाकुंभ में अगर हम बात करें तो 40 से 50 करोड़ लोग जो है वो आएंगे। मतलब हमारे यहाँ कुंभ में जितने लोग आएंगे उससे कम अमेरिका की आबादी है, यानी कि अमेरिका की आबादी मात्र 34 करोड़ है। मैं मात्र शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि भारत की आबादी के सामने अमेरिका की आबादी बहुत ही कम देखने को मिलती है। या मैं कहूं कि कुंभ में जितने स्नान करने आएंगे उतना तो अमेरिका में लोग भी नहीं है। तो
अमेरिका की 34 करोड़ जो आबादी है उसमें अगर हम बात करें तो मात्र 97 लाख यानी कि 1 करोड़ से भी कम आबादी वो है जो कि अमेरिका की मूल निवासी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके जो अरबपति जो दोस्त हैं जिनका नाम है एलन मस्क, अगर उनके पूर्वजों के बारे में भी बात करें तो वो भी अमेरिका के मूल निवासी नहीं थे, यानी कि उनके पूर्वज भी बाहर से आकर जो है वो अमेरिका में बसे थे। या अमेरिका के जितने बड़े बड़े पूंजीपति देखने को मिलते हैं वो भी अमेरिका के नहीं है। आइए एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। कोलंबस के बारे में हम सभी जानते हैं, दो ही व्यक्ति थे जो कि निकले थे यूरोप से इंडिया को ढूंढने। एक पश्चिम की तरफ गया जिसका नाम था कोलंबस, एक पूरब की तरफ आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो 3 अगस्त 1492 को स्पेनिश बंदरगाह पालोस से इंडिया यानी कि भारत के खोज में इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस निकला और उसके साथ 3 जहाज के बेड़े में लगभग 90 लोग जो है वो अमेरिका पहुंचे थे। ठीक। 12 अक्टूबर 1492 को बहमास के सैन सल्वाडोर आइलैंड पहुंचा और यहां उसे लाल मुंह वाले लोग दिखे जिन्हें उसने रेड इंडियन नाम दिया। कोलंबस को यहां कई और भी जनजातियां मिली जिन्हें उसने काफी कमजोर पाया और उसे लगा कि इन्हें आसानी से काबू पाया जा सकता है या आसानी से काबू किया जा सकता है। कोलंबस को यहां आलू और मक्के जैसे फैसले मिली जो यूरोप में नहीं थी। कोलंबस यहां 4 बार आया और कई अन्य द्वीप जो है इसने खोजे। बाद में इटालियन नेविगेटर अमरीगो वेस्पुची ने धरती के इस हिस्से का सर्वे किया और बताया कि कोलंबस ने जिन आइलैंड को खोजा वह इंडिया नहीं है। 1507 ईस्वी में धरती के इस टुकड़े का नाम अमरीगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका रखा गया और यूरोप ने इसे न्यू वर्ल्ड की संज्ञा दी। राजकुमारी को देखकर अमेरिका पहुंचने की जो है वो होड़ मच गई। 1607 में ब्रिटिश ट्रैवलर था जिसका नाम था जॉन स्मिथ। उसने कॉलोनी बसाने के इरादे से अमेरिका के वर्जीनिया इलाके में ये पहुंचा और अमेरिका के मूल निवासी पोहाटन जनजाति ने स्मिथ को पकड़ लिया। उसका सिर काटने ही वाले थे कि मुखिया की बेटी यानी कि राजकुमारी पोकाहांटस ने रोक दिया। बाद में राजकुमारी ब्रिटेन से आए लोगों और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच दोस्ती का एक जरिया बनी। वर्जीनिया के जेम्स टाउन में करीब 100 ब्रिटिशर्स ने पहली कॉलोनी बसाई। ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन रूफ ने यहां तंबाकू की खेती शुरू की। अब ये जो भी मैं स्टेटमेंट यहां आपके सामने स्क्रीन पर पढ़ रहा हूं या जो आपको बता रहा हूं, इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो फैक्ट वाले आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में जो है वो मिलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं बातें आप समझ रहे हैं। ठीक। जॉन और राजकुमारी में प्यार हो गया। 1614 में दोनों ने शादी कर ली और उन्हें एक बेटा हुआ। जब पांको हांटस ब्रिटेन गई तो उनकी खूबसूरती और तरीके को देखकर ब्रिटिशर्स बहुत आकर्षित हुए और पोका हांटस का शरीर इम्यून नहीं था और महज 20 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में अमेरिका जाने की होड़ मच गई और यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट माइग्रेशन फॉर अमेरिका। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अमेरिका की एक राजकुमारी को देखकर यूरोपियों का मन जो है वो विचलित हो गया और यूरोप के स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से अमेरिका जाने की जो है वो होड़ मच गई। अंग्रेजों ने मूल निवासियों को वहां से खदेड़ दिया और अमेरिका पे कब्जा कर लिया। 1621 की ठंड में अंग्रेजों की फसल उगी तो उन्होंने मिलकर पहला थैंक्स गिविंग मनाया और ये शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने मूल निवासियों से दोस्ती करके वहां खेती करने के तरीके भी सीखे। ब्रिटिशर्स अपने साथ स्मॉल पॉक्स जैसी कई बीमारियां लाए जिसके लिए नेटिव अमेरिकन इम्यून के अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। उनकी मौत होने लगी। जो बचे उन्हें ब्रिटिशर्स ने खदेड़ना शुरू कर दिया। अगस्त 1619 में शिप के जरिए पहली बार अफ्रीका से 20 लोगों को अमेरिका कॉलोनी में लाया गया। अंग्रेज इन्हें खेतों में काम करवाने के लिए गुलाम बनाकर लाए थे। आपके स्क्रीन पर यह मैप दिख रहा है। 1732 तक नॉर्थ अमेरिका में अटलांटिक समुद्र के किनारे ग्रेट ब्रिटेन ने 13 कॉलोनियां जो है वो बसा ली थी और ये आप देख रहे हैं पूर्व की तरफ जो है वो आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा और ये 13 कॉलोनियां जो कि ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा बसाई गई थी उसमें न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी,
डेलावेयर, मैरीलैंड, उत्तरी कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, जो कि अमेरिका के बड़े बड़े शहर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सभी को ब्रिटिशर्स ने जो है वो अमेरिका में बसाया था। अमेरिकी इतिहासकार मैरिलिन बेस्लर की एक किताब है जिसका नाम है असाइलम फॉर मैनकाइंड। उसमें वो लिखते हैं कि इंग्लैंड भिखारियों, नाकाम और अनाथ लोगों को अमेरिका भेजता था। ब्रिटिश क्रिमिनल्स को या तो फांसी की सजा दी जाती थी या उन्हें काला पानी की सजा के रूप में अमेरिका भेज दिया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 16वीं सदी तक तीन तरह के लोग जो है वो अमेरिका में बसने और पहुंचे। सबसे पहले कमाई या नौकरी की तलाश में लोग अमेरिका आए। दूसरा, धार्मिक उत्पीड़न या भेदभाव से बचने के लिए लोग अमेरिका आए। और तीसरा, मानव तस्करी या गुलाम बनाकर लोगों को जो है वो अमेरिका लाया गया। अमेरिका पे कब्जा के लिए फ्रांस और ब्रिटेन की आपस में जंग हो गई। 1750 के दशक तक फ्रांस ने नॉर्थ अमेरिका के कनाडा और ग्रेट लैक्स पर कब्जा कर लिया था और यहाँ 75,000 लोग रहते थे, जबकि ग्रेट ब्रिटेन ने 13 अमेरिकी कॉलोनियां वहां बसा ली, जिसमें 15 लाख लोग जो है वो रहते थे। 1754 से लेकर 1763 तक अमेरिका पर जमीनी कब्जे को लेकर दोनों विदेशी गुटों में जंग हुई, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन में। और फ्रांस को रेड इंडियंस ने सपोर्ट किया, जबकि ब्रिटिशर्स को न्यू अमेरिकन का सपोर्ट हासिल था। अंग्रेजों ने जीत हासिल की और मूल निवासियों की हालत, यानी कि रेड इंडियन की हालत अमेरिका में और भी ज्यादा खराब हो गई। अमेरिका में पीढ़ियों से रह रहे बाहरी यानी कि न्यू अमेरिकन में आजादी की भावना जागी और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत कर दी। 4 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने खुद को आजाद घोषित किया और आज ही के दिन वो अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाने लगे। अमेरिकी क्रांति की कमाल जो संभालने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति इन्होंने बने। और जॉर्ज के पूर्वज इंग्लैंड से थे और वह अमेरिका में आकर बस गए। यानी कि अमेरिकी क्रांति की कमान संभालने वाले जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो खुद ही अमेरिका के मूल निवासी नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स थे। फिर प्रश्न यही उठ रहा है कि ट्रंप किसको बाहरी कह रहे हैं और किसको निकालने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दास्ता यानी कि स्लेवरी वहां था। तो स्लेवरी को खत्म करने के लिए यानी कि दास्ता गुलामी को खत्म करने के लिए अमेरिका में एक पार्टी बनी जिस पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। आप जान रहे हैं कि इस समय अमेरिका के चुनाव में दो मुख्य पार्टियां हैं, एक लेबर पार्टी है और दूसरी आपको जो पार्टी देखने को मिलती है वह रिपब्लिकन पार्टी है। 1830 को अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन ने इंडियन रिमूवल एक्ट पर साइन किया और इसके जरिए नेटिव अमेरिकन को फ्लोरिडा, जॉर्जिया और टेनेसी से ओक्लाहोमा में खदेड़ा गया और उनकी जमीनें हड़प कर कपास की खेती वहां शुरू कर दी गई। 19वीं सदी तक उत्तरी अमेरिका में कई इंडस्ट्री खुली, तेजी से विकास हुआ, लेकिन दक्षिण अमेरिका का फोकस खेती पर रहा। दक्षिण राज्यों को मजदूरों की जरूरत थी और इसलिए वो चाहते थे कि गुलामी जो है वह लीगल हो जाए। इसी दौरान एक पॉलिटिकल विंग बना जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी और इसका मकसद था अमेरिका से पूरी तरह से स्लेवरी यानी कि गुलामी या गुलाम प्रथा जो है वो समाप्त हो जाए। और ट्रंप जो है वो इसी रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं जो इस समय अमेरिका में सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। स्लेवरी का समर्थन करने वाले 7 राज्यों ने मिलकर एक अलग देश बना लिया और इसे कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया। रिपब्लिकन लीडर और 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को यह नागवार गुजरा। अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। करीब 4 साल बाद कन्फेडरेट आर्मी ने हार मानी। हालांकि गृह युद्ध के आखिरी दिनों में स्लेवरी सपोर्टर जॉन विल्कस बुथ ने प्रेसिडेंट लिंकन को गोली मारकर हत्या कर दी। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अमेरिका लोग अपने अपने इच्छाओं से पहुंचे, जिसमें कोई कमाई के लिए, कोई खूबसूरती से आकर्षित होकर, कोई सोना निकालने के लिए या कोई परेशान होकर। फ्रेंच क्रांति, बर्बाद खेती और यहूदी विरोधी हिंसा की वजह से जर्मनी के तमाम लोग अमेरिका की ओर भागे। वहां इलिनोइस, विस्कॉन्सिन और मिसौरी में घर बनाए। नॉर्वे और स्वीडन के लोग भी अमेरिका जाकर बस गए। 1840 के दशक में आयरलैंड में आलू की खेती चौपट हो गई। अकाल में 10 लाख लोगों की मौत हो गई।
आयरलैंड के लोग न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन और मैसाचुसेट्स में जाकर बस गए। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक इटालियन, पुर्तगाली, स्पेनिश, यूनानी, यहूदी, रूसी और कई यूरोपीय लोग बड़ी तादाद में अमेरिका पहुंचे। 1830 के दशक में बाहरियों की संख्या करीब 6 लाख थी, जो 1840 के दशक में बढ़कर 17 लाख हो गई, यानी कि जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि देखने को मिली। 1848 से 1855 के बीच गोल्ड रश हुआ। कैलिफोर्निया में सोने की खोज में लोग जाने लगे। 1848 में जहां सिर्फ 1000 लोग रहते थे, 2 साल बाद वहां 25,000 से ज्यादा की आबादी हो गई। 1890 तक अमेरिका की विदेश में जन्मी जो आबादी थी उसकी संख्या 15% हो गई। वही न्यूयॉर्क सिटी की 51 और कैलिफोर्निया की 63% आबादी जो है वो विदेश में जन्मी आबादी थी। अमेरिका में जन्मा हर बच्चा अमेरिकन कैसे बना, यानी कि जन्म के आधार पर अमेरिका में नागरिकता कैसे मिली, इस पर अगर हम बात करें तो 1790 में अमेरिका में एक कानून लागू हुआ था जिसके तहत 2 साल तक अमेरिका में रहने वाले अच्छे चरित्र के आजाद श्वेत लोगों और उनके 21 साल से कम उम्र के बच्चों को अमेरिका का नागरिकता प्रदान कर दिया गया। इससे अमेरिका के मूल निवासी और दूसरे देशों से लाए हुए गुलामों को शामिल नहीं किया गया। 1857 में गुलामी से छूटे ड्रेड स्कॉट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपनी आजादी और नागरिकता की मांग की। चीफ जस्टिस थे रोजर बी टेनी। उन्होंने आदेश दिया और उस आदेश में लिखा, अफ्रीकी मूल के सभी लोग, चाहे वो आजाद हों या गुलाम, वह अमेरिका के नागरिक नहीं है। यानी कि अफ्रीकियों को मना कर दिया गया था, यूरोपियंस को नागरिकता मिली हुई थी। सिविल वॉर के दौरान अमेरिकी लीडर्स अश्वेतों की जन्मसिद्ध नागरिकता पर बात करने के लिए मजबूर हुए। 1868 में संविधान में 14वां संशोधन कर जन्मसिद्ध नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून लागू हुआ और इसके मुताबिक अमेरिका में जन्मे या नेचुरली बसे सभी लोग अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं। और इसी को समाप्त करने की बात वर्तमान में अगर हम बात करें तो ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जन्म के आधार पे जो अमेरिका में नागरिकता मिल रही है उसे हम जल्द ही समाप्त करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस में अगर हम बात करें तो मौजूदा वक्त में अमेरिका में रहने वाले लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है। एक है जो सोलुई यानी कि जो उस मिट्टी में जो उस धरा पे जिसने जन्म लिया है, तो जन्म के आधार पर अगर हम बात करें तो नागरिकता की बात हो रही है, जिसको कि हम कहें कि किसी का जन्म अगर अमेरिका में हुआ है तो वो वहां का नागरिक है। दूसरा है जो सैंगुइनिस यानी रक्त का अधिकार, यानी कि जिनके माता पिता अमेरिकी हैं और उन उनको जो है वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा, तो जन्म के आधार पर और रक्त के संबंध के आधार पर। अमेरिका में भारतीय मूल के 28 लाख लोग रहते हैं। 1783 से 2019 के बीच 8.6 करोड़ से ज्यादा लोग कानूनी तौर पर अमेरिका में आकर बसे। एक रिसर्च के मुताबिक 2023 में अमेरिकी आबादी का 14.3% हिस्सा यानी कि लगभग 4.7 करोड़ के लोग जो है वह विदेश में जन्मे लोग हैं। 2022 में अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों ने देश की जीडीपी में करीब 2.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 189 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं। यह अमेरिका की जीडीपी का करीब 8% है, जबकि उन्होंने अपने मूल देशों में करीब 7 लाख करोड़ रुपए जो है वो रेमिटेंस के रूप में भेजा है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है अनस्टो कास्टेनेना, और उन्होंने ये बताया है कि अमेरिका में जब अप्रवासी खर्च करते हैं तो इससे अमेरिका में डिमांड बढ़ती है, नौकरियां देते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं तो अमेरिका की इकोनॉमी को बुस्ट मिलता है। अमेरिका की फाइनेंशियल सफलता अप्रवासियों और उनके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। अब अमेरिका में कहां से सबसे ज्यादा लोग हैं, तो अमेरिका के जो सबसे ज्यादा लोग जो आए हैं वो मैक्सिको से आए हैं। यानी कि अमेरिका की जो अभी की आबादी अगर हम बात करें उसमें अप्रवासियों का जो विदेश से आए हुए हैं 23% की आबादी अगर हम देखें तो 23% की आबादी हमें कहां से देखने को मिलती है, मैक्सिको से। भारत से लगभग 6% आबादी यानी कि 28 लाख लोग हैं। चीन से 25 लाख यानी कि 5% आबादी अमेरिका में रहती है।
फिलीपींस से 20 लाख यानी कि 4% आबादी अमेरिका में रहती है। वही अल सल्वाडोर से अगर हम बात करें तो 14 लाख यानी कि 3% आबादी जो है वह अप्रवासियों की आबादी अमेरिका में रहती है। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को एकदम बातें जो है वो क्लियर आ रही है। सभी को गुड इवनिंग है दोस्त, है ना। विशाल, आलोक, रूबी, अंजलि, रानी वर्मा, अखिल, गेम चेंजर, बलियावाला, सभी को गुड इवनिंग है। फटाफट कमेंट भी करते रहिए, अपने मित्रों के साथ साझा भी करते रहिए, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। एक बार कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। एप्पल से लेकर गूगल तक, एंटम से लेकर क्वांटम तक, सभी जो है वो बाहरियों की देन है। जैसे कि हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके पूर्वज जो है वह भी यूरोपियन थे, जर्मनी से अमेरिका आए थे डोनाल्ड ट्रंप के पूर्वज। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की खोज की वो भी जर्मनी के थे। जॉन वॉन न्यूटन जो कि कंप्यूटर साइंस की जिन्होंने खोज की थी वह भी जो है वह आपके हंगरी से आए हुए थे। निकोला टेस्ला जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे जिन्होंने महारत हासिल की थी वो सर्बिया से थे। वॉन ब्रॉन जो यूएस स्पेस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे वो जर्मनी से थे। एंड्रू कार्नेगी जो कि स्टील इंडस्ट्री की जो है से जुड़े थे वो स्कॉटलैंड से थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ये एटॉमिक बम में इन्होंने काम किया था जो कि जर्मनी से थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था स्कॉटलैंड से थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबीर भाटिया जो कि हॉटमेल के जनक हैं वो भारत से हैं। स्टीव जॉब जो कि एप्पल के जनक हैं जो सीरिया से हैं। सर्गी मिखाइलोविच जो कि गूगल के हैं वो रशिया से हैं। अल्बर्ट ब्रूस साबिन जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन के जनक हैं वो पोलैंड से हैं। विलम जोहान कोल्व जो कि आर्टिफिशियल ऑर्गन के ऊपर इन्होंने काम किया वो नीदरलैंड से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सत्य नडेला जो कि सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट वो भारत से हैं। सुंदर पिचई जो कि सीईओ हैं गूगल के वो भी भारत से हैं। विनोद धाम जो कि पेंटियम चिप के से जुड़े हैं वो भारत के हैं। अजय भट्ट जो कि यूएसबी पावर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं वो भी भारत से हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स से जुड़े हुए एलन मस्क की अगर हम बात करें तो यह साउथ अफ्रीका और कनाडा दोनों की नागरिकता इनके पास है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के जो पावरफुल बिजनेसमैन या विज्ञान के क्षेत्र में या अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी बड़े लोग हैं उसमें अमेरिका के मूल निवासी कोई नहीं है। जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको बाहर से देखने को मिल रहा है। अब कहा यह जा रहा है किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कि हम क्या करेंगे कि जो विदेशी हैं उनको अमेरिका से निकाल देंगे। तो फिर प्रश्न यही उठता है कि अगर 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका से विदेशियों को हटाया जाएगा तो मात्र 97 लाख जो हैं वो नेटिव अमेरिकन हैं या अमेरिका के मूल निवासी हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर 4.7 करोड़ लोग जो हैं वो अप्रवासी हैं, यानी जिनका जन्म किसी और देश में हुआ है और वो अमेरिका में आकर बसे हुए हैं। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में इनका जो रोल है, अमेरिकी लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक खेतों में काम करने वाले 70% मजदूर जो है वो बाहरी हैं। ठीक। सेल्स सेक्टर में काम करने वाले 3.1 करोड़ लोग जो हैं उसमें से 19% जो है वो बाहरी हैं, यानी कि अप्रवासी हैं जो कि आकर अमेरिका में बसे हुए हैं। टैक्स जो अमेरिका के पास आता है उसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2022 में अप्रवासी परिवारों ने करीब 580 बिलियन डॉलर यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए जो है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में टैक्स के रूप में चुकाया है। 2022 में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों ने सभी तरह के टैक्स में करीब 98 बिलियन डॉलर यानी कि 8.4 लाख करोड़ रुपए जो है वह चुकाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अर्नेस्टो जो है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी नागरिकों और रईसों से ज्यादा टैक्स यहां अनडॉक्यूमेंटेड यानी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं ऐसे लोग जो है वो चुका रहे हैं। और ऐसे लोग कमाई करते हैं, अपने शहरों में खर्च करते हैं जिस पर वो टैक्स भी देते हैं। अगर मास डिपोर्टेशन ऑपरेशन चला तो क्या होगा, मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है अगर उनको अमेरिका से हटाया गया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे बहुत ही भयंकर या मैं कहूं कि बहुत बड़ा नकारात्मक असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपने जो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट के आधार पर आप अपनी राय अवश्य दीजिए कि क्या ट्रंप साहब ने जो कहा है कि हम अमेरिका से
उनको हटाएंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि अप्रवासी हैं, जो इलीगल रूप से आके अमेरिका में बस गए हैं। तो क्या यह मुमकिन है? और ये मुमकिन है तो इसका अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर जो है वो करते रहिए, अपने मित्रों को इसके बारे में सूचित करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर, और अगले टॉपिक